चलो देखो, अब ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं उसको देखना, अभी हम बता देंगे आपको, पढ़ लेना। अभी किताब भी पढ़ के बता देंगे, जहाँ तक पढ़ा दिए। आप लोगों को बता दिए थे कि 1789 को 14 जुलाई सन 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। लुई 16वें को गद्दी से हटा करके फिर गणतंत्र को लागू कर दिया गया, और गणतंत्र को जब लागू किया गया तो लोगों में समानता का भाव आ गया। और ये जो लुई 16वें के लिए जो आंदोलन हुआ था वो टेनिस कोर्ट ओथ में हुआ था। इस फ्रांस में दो लेखक बहुत महत्वपूर्ण है, वाल्टेयर और कौन, रूसो। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा, और वाल्टेयर ने स्तंभ बताया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ में कोई सरकार बटी होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया था इसी में कि किस तरीके से यहाँ पर देखो, शुरू में 14 जुलाई सन 1789 तक ये चला। 1804 ईस्वी में आ गया कौन, नेपोलियन। नेपोलियन जब 1804 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो वह राजतंत्र तो था, राजतंत्र के साथ साथ निहित था गणतंत्र। नेपोलियन अपने आप को राजा की तरह नहीं रखता था, सैनिकों को एकदम हर चीज़ दिया करता था। याद करो, सैनिक और अपने देश के नागरिकों को समान नागरिकता दिया ना, बराबर बराबर प्रभुत्व दिया, सब कुछ, यानी एक समान बाट का प्रयोग किया ना, एक कर व्यवस्था लागू कर दिया। 39 राज्यों में जाने पर अलग अलग टैक्स लगता था, उसने टैक्स को एक कर दिया। केवल एक टैक्स दीजिए, 39 राज्य में आप क्या करिए, आप अपना व्यापार करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और इसने क्या काम किया, विजित करना चालू किया क्षेत्रों को, अगल बगल के क्षेत्रों को क्या करना चालू किया, युद्ध करके जीतना चालू कर दिया। जैसे जैसे युद्ध करता था, जीतता चला जाता था, उस क्षेत्र को अपना बना लेता था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इस घटना को देख करके अगल बगल के लोग ये सोचने लगे कि अगर इसका दबाव इसी तरीके से बढ़ता रहा तो एक समय आएगा कि ये पूरे यूरोप पर फ्रांस बहुत ज़्यादातर हावी हो जाएगा, और जो हमारे यहाँ के भी नागरिक हैं वो भी विद्रोह कर देंगे, और वे लोग भी चाहेंगे कि जैसे फ्रांस के लोगों को समान नागरिकता दी गई है वैसे हमको भी दी जाए। क्योंकि फ्रांस में पादरियों के साथ अब विशेषाधिकार नहीं था, कुलीन वर्गों के साथ विशेषाधिकार नहीं था, इन सबको समाप्त कर दिया गया 1804। लेकिन दिक्कत ये हुई कि अगल बगल के देश इससे चिढ़ने लगे, और जब चिढ़ने लगे तो इनमें 4 देश महत्वपूर्ण है। 1815 की क्रांति हुई, बता दिए हैं, खूब अच्छे से बताए हैं। 1815 की क्रांति हुई। क्रांति क्या हुई, युद्ध हुआ वाटरलू के मैदान में, जिसे बेल्जियम का अखाड़ा कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा वाटरलू का मैदान जो कि बेल्जियम में है। इस वाटरलू के 1815 के युद्ध में 4 देशों ने मिल करके किसको हराया, नेपोलियन को, यानी फ्रांस को हरा दिया। और जब फ्रांस को हराया तो प्रसा, जो वर्तमान में जर्मनी है, प्रसा वर्तमान में जर्मनी। अभी हम लोग जर्मनी के एकीकरण देखेंगे, इटली के एकीकरण, अगला टॉपिक वही है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। इसमें 4 देशों ने, अगल बगल के 4 देशों ने भाग लिया। कौन कौन से देश थे, पहला देश था प्रसा, दूसरा था ऑस्ट्रिया, तीसरा था रूस और चौथा था ब्रिटेन ना। ये 4 के 4 देश मिल करके एक अकेले देश से लड़ेंगे, फ्रांस से। और वाटरलू के मैदान में बहुत चुनौतीपूर्ण युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा, और उस युद्ध में बेचारा नेपोलियन क्या हो जाएगा, हार जाएगा, नेपोलियन की पराजय हो जाएगी। ये चुनौतीपूर्ण युद्ध होगा, और ऐसा नहीं है निर्णायक युद्ध हुआ। निर्णायक युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्णय एकदम क्लियर हुआ कि फ्रांस बेचारा हार गया। 4 देश मिल के लड़ रहे हैं, फिर भी सोचो नेपोलियन के देश के लोगों का जुनून, राष्ट्रवाद इसी को कहते हैं कि 4 देश लड़ रहे हैं, फिर भी यहाँ के लोग ये नहीं डर रहे हैं कि हमको लड़ना है युद्ध, ये डट के लड़ते हैं। हार गए वो अलग की बात है, युद्ध हुआ तो एक तो हारेगा एक जीतेगा तो कन्फर्म है, लेकिन सोचो कि 4 देशों से टकरा जाना इसके नागरिकों का बहुत बड़ी बात है। 4 देश से लड़ जाते हैं ये, और अंत में बेचारा हार जाता है नेपोलियन। और जब नेपोलियन की पराजय होती है तो इस पे कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और कहाँ पर लगाया जाता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और इसका जो राजकुमार है या चांसलर जो है मेटरनिक है, ड्यूक मेटरनिक अध्यक्ष भी था और चांसलर भी था, और यही अध्यक्षता कर रहा था इस लड़ाई का। जब ये हारा फ्रांस तो इसने कई प्रतिबंध लगा दिए।
इसने कहा कि जो फ्रांस है इसके जो जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पे बड़े बड़े राज्य को बना दिया जाए, उसको लॉक कर दिया जाए। इसके जहाँ से आने जाने का, जहाँ से नागरिकों के घुसपैठ का या नागरिकों का, जैसे सोचो कुछ लोग कहीं कहीं ज़्यादा उपद्रवी होते हैं, नागरिक कहीं कहीं के ज़्यादा उद्दंड होते हैं जैसे यूपी बिहार के लोगों को कहा जाता है। अब बाहर से जो लोग आते हैं ना, यूपी बिहार वाले डरते हैं क्योंकि यूपी वालों का यह कट्टा तुरंत निकालते हैं ना। बिहार वाले यहाँ आते हैं डरते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये माहौल बना दिया गया है। ऐसे ही हाल वहाँ हुआ कि जहाँ के लोग ज़्यादा उपद्रव करते थे, फ्रांस में जहाँ के लोगों में जन भावना ज़्यादा थी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, वहाँ बार बार विद्रोह कर दिया करते थे। तो इसको देख करके ये ऑस्ट्रिया जो था वहाँ स्थान पे चारों देश मिल करके एक जगह बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, वियना समझौता होता है, वियना समझौता। और उस वियना समझौता में फ्रांस के बड़े बड़े इलाकों में जहाँ क्रांति उठने का चांस था वहाँ लॉकेज सिस्टम बना दिया जाता है, वहाँ बड़े बड़े देश बना दिए जाते हैं, पहला काम। दूसरा काम, जो राजतंत्र लागू हुआ था, जो गणतंत्र लागू हो गया था, उस गणतंत्र को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। पुनः ही 1815 में न 1815 से 1830 के बीच पुनः राजतंत्र लागू। 1815 से 1830 तक पुनः क्या लागू कर दिया जाएगा? राजतंत्र। और राजतंत्र ये कहेगा कि अब पुनः फिर से फ्रांस में जो गणतंत्र लागू हुआ था अब पुनः क्या लागू हो जाए? राजतंत्र। और इस राजतंत्र में ये फिर से उसी वंश को बैठाएंगे जो फ्रांस में पहले वंश था। 14 जुलाई सन 1789 को कौन सा था वंश? लड़की, कौन सा वंश था? बूर्बो वंश। तो वही बूर्बो वंश फिर से बैठेगा गद्दी पे, और उस बूर्बो वंश को बैठाएंगे। और उसमें लुई नेपोलियन, क्योंकि लुई याद करो, लुई 16 के समय क्रांति हुई थी, 16वें के समय। लुई नेपोलियन 18 अब आप एक चीज़ ध्यान से अगर देखो तो जिस समय क्रांति हुई थी 1789 था, 89 1 90 10 100, यानी 11 वर्ष उधर और 15 वर्ष इधर, 15 16 17 माने 11 और 15 26 वर्षों तक लगातार क्या लागू रहा? यानी किसका काल रहा? 1800। देखो 1789 से 1804 तक गणतंत्र रहा, और फिर 1804 आके बैठा कौन? नेपोलियन। नेपोलियन गणतंत्र की तरह ही राजतंत्र चलाया, ऐसा नहीं करता था कि दबाव डालता था अपने लोगों पे, कोई नहीं। राष्ट्रवाद की भावना चरम पे ले गया कौन? नेपोलियन। इसीलिए कहा जाता है नेपोलियन बहुत ही दूरदृष्टि वाला आदमी था, अपने देश के लिए बहुत कुछ किया उसने। लुई नेपोलियन 18 को बना दिया गया क्या? राजा। और किसने निर्णय ले रहे हैं? वियना समझौता हुआ है, उस वियना समझौता में ये हुआ है। अब जब ये राजा बना लुई नेपोलियन 18, तो एकदम निष्क्रिय राजा है, कुछ मतलब का नहीं है, जिस तरीके से वे आदेश देंगे उसी तरीके से ये काम करेगा, ये निष्क्रिय है। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है। 1688 ईस्वी में, आपके यहाँ नहीं है, अगले साल आप पढ़े होंगे शायद 9 में, सन 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति होगी इंग्लैंड की। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कह लो या औद्योगिक क्रांति कह लो। औद्योगिक माने मशीनरी चीज़ों का ज़्यादा उद्योग हो गया, मशीनों से कुछ चीज़ें बनने लगी। लेकिन यहाँ अभी भी फ्रांस पिछड़ा ही रह गया, फ्रांस में अभी भी औद्योगिकरण नहीं हुआ था। इसलिए फ्रांस के जो लोग थे यह बेचारे भूख से, न बेरोजगारी से, अकाल से मरने लगे। और इसी समय जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी तो रोजगार भी तो चाहिए। अगर जनसंख्या ज़्यादा हो गई, भारत में देखो जनसंख्या की वजह से ही रोजगार नहीं है, लेकिन लोग दोष देते हैं मोदी जी को। अब कितना रोजगार पैदा करेंगे? जनसंख्या भी तो बहुत है भैया। तो जनसंख्या कंट्रोल नहीं करेंगे, जनसंख्या पे कंट्रोल लगाओ, रोजगार अपने आप थोड़ा बहुत। अब देखो हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता, बस वही काम यहाँ हो गया। अब इसके खिलाफ लोगों में भावनाएं उठने लगी, यहाँ के लोगों में फिर से भावनाएं, गतिविधियाँ तेज हो गई। अब क्या किया? जो ऑस्ट्रिया था ये समझ गया कि अब लोग विद्रोह कर देंगे, तुरंत का तुरंत निर्णय लिया। 1830 से 1848 तक, 1830 से 1848 तक फिर से दूसरे राजा को ला देगा यहाँ। 1830 से 1848, सॉरी बोल तो रहे हैं सही ना
1830 से 1848 तक जो राजा आएगा उसका नाम होगा लुई फिलिप। लुई फिलिप। और इस लुई फिलिप के समय और भी गड़बड़ हो गया। इस लुई फिलिप के समय और तीव्र गति से क्या बढ़ा? भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल, ये सब चीज़ें इस समय और तीव्र गति पकड़ ली, चरम पर हो गई। क्या क्या चीज़ें? भूखमरी, भूखमरी बहुत तेज हो गई, अकाल हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा अकाल। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ बेरोजगारी हो गई, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, बेरोजगारी, ठीक, इतना तीव्र हो गया कि लोग त्राही त्राही करने लगे ना। और इस त्राही त्राही करने से इन्होंने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह किया। और जब जनता विद्रोह की तो बगल में ही देखो, अगर आपकी किताब में हो तो वहाँ देखो लिखा है, लाओ इधर बगल में देखो, यहाँ लिखा होगा कि 1848 में लुई फिलिप के बाद देखो यहाँ दिया है ना, 21 वर्ष के ऊपर वयस्क असेंबली में बैठने लगे। और भी यहीं दिया होगा, देखो उसमें अंडरलाइन किए थे ना जी। हाँ लाओ इधर देखें, बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर दिया गया ना। और साथ के साथ देखो यही है, इसी में है दिया, बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। अरे है उसमें भी, उस तरफ है, उस तरफ, यहाँ है क्रांतियों का युग ना। बेल्जियम को अब इसी समय देखो, फ्रांस के है लड़के, इस समय केवल फ्रांस में क्रांति नहीं हो रही है, बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अब मैप होगा तो पुराना वाला मैप एनसीईआरटी में दिया है बढ़िया से। बेल्जियम जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, अब वर्तमान में जो नीदरलैंड है, बेनेक्स कहते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेनेक्स देश के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। बेनेक्स, BENEX, बी का मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, बेनेक्स देश, ये 3 देश बेनेक्स कहलाते हैं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से किसको, कौन अलग हो गया? बेल्जियम। इसी समय यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से कौन अलग हो गया? बेल्जियम। बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया, वहाँ दिया है बढ़िया से। देखो बेल्जियम किससे अलग हुआ? बेल्जियम अलग हो गया किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड से यूनाइटेड किंगडम ऑफ बेल्जियम अलग हो गया। ये क्रांति का देखो यहाँ यही नहीं बल्कि और भी जगहों पे इस क्रांति का बदलाव दिखने लगा। इसीलिए इसको देख करके चार्ल्स मेटरनिख एक स्टेटमेंट कहेगा कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। आपसे प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है? वाटरलू के युद्ध में कितने देश मिलकर फ्रांस से लड़े थे? 4 देश। वाटरलू के युद्ध में किसकी हार हुई? नेपोलियन। क्या क्या प्रतिबंध लगा दिए गए? बता दिए, 7 प्रतिबंध लगाए गए थे, 7 लिखवा दिए हैं, ठीक। अब जब यहाँ राजा बनाया गया इसको, तो लुई फिलिप भी ठीक से अपने आप को संभाल नहीं, फिर से यहाँ पर गणतंत्र लागू किया गया और आया यहाँ कौन? अगला 1848 से एक नए आदमी को बैठाया, जनता विद्रोह की और यहाँ गणतंत्र लागू हुआ। और इस गणतंत्र में राष्ट्रपति बना कौन? नेपोलियन थर्ड। नेपोलियन थर्ड बन गया क्या? राष्ट्रपति। नेपोलियन थर्ड बन गया राष्ट्रपति। अब आप घबराओ मत, कल संडे है ना, कल बार बार जो हम यहाँ लिख रहे हैं गणतंत्र गणतंत्र, गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होता है, निरंकुशवाद क्या होता है, कल पूरा डिटेल बता देंगे, एकदम पूरा क्लियर ही कर देंगे, कंप्लीट। प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है, स्विस के लोग कैसे हैं, हम प्रत्यक्ष हैं तो अध्यक्षात्मक हैं कि ना, ये सब हम लोग देख लेंगे, कल क्लियर कर लेंगे। क्योंकि बार बार ये टर्म आएगा, ख़राब लगता है कि यही बार बार हम आपको बताएं, एक बार में निपटा देंगे कंप्लीट, ठीक। अच्छे से एक वीडियो बना के डाल भी देंगे, सब देख लेंगे। तो गणतंत्र, राष्ट्रपति बना, गणतंत्र हो गया। लेकिन ये इतना महत्वाकांक्षी आदमी है, ये नेपोलियन कौन? थर्ड। ये राष्ट्रपति बनेगा और इतना महत्वाकांक्षी है कि खुद को
1852 में क्या घोषित कर लेगा? राजा। फिर ये 1852 में अपने आप को क्या घोषित कर देगा? ये राजा। और यहाँ क्या लागू हो जाएगा? राजा घोषित करेगा और यहाँ फिर से राजतंत्र लागू हो जाएगा। राजतंत्र 1852 में फिर से अपने आप को राजा घोषित कर लेगा और यहाँ पुनः ही क्या लागू हो जाएगा? राजतंत्र। यहाँ तक उतारो आप, तब हम आगे फिर आपको बताते हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लें, आवाज़ देखो गड़बड़ हो रही है। चलो देखो, अब ये फ्रांस की क्रांति में ये तो आपने देख ही लिया। इसी के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रवाद में एक चीज़ और भाग लेंगे, रूमानी राष्ट्रवाद। प्रश्न पूछेगा आपसे, रूमानी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं ना? तो रूमानी राष्ट्रवाद देखो वहाँ दिया है खूब बढ़िया से, आप देखना पढ़ना, हम जैसे बता दे रहे हैं एक बार देख लो, उसके बाद घर पे पढ़ोगे तो कंप्लीट सब कुछ आएगा। तो रूमानी राष्ट्रवाद यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन? यह एक सांस्कृतिक, एक शब्द में अगर बोलना हो तो डायरेक्ट लिखना, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। यह कैसा आंदोलन था? सांस्कृतिक आंदोलन था। यही डायरेक्ट आप लिखोगे एकदम, अगर एक नंबर में आया तो आप आराम से नंबर पाओगे। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था ना, जो देखो लिखो, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो भावनाओं व गीत के माध्यम से, जो भावनाओं व गीत के माध्यम से, लिखे हो क्या आप लोग? लिखो, जो नहीं लिखा है लिख ले। जो भावनाओं और गीत संगीत के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास करता था। जो भावनाओं और था, जो भावनाओं और गीत संगीत के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से हाँ, गीत संगीत के माध्यम से किसका विकास करता था? राष्ट्रवाद का विकास। ना, अब इसमें आपको दो उदाहरण भी, पोलैंड में दो लोक नृत्य ऐसे भावनाएं लाएंगे। जैसे देखो ध्यान से, आप समझो इसको। रूमानी राष्ट्रवाद आपके यहाँ भी है, ध्यान से सुनो, पहले उतारना बाद में, पहले सुन लो। उतारना तो हम छोड़ देंगे, उतार लेना पूरा टाइम ना। कितना टाइम देंगे अभी उतारना? 1 घंटे ले लेना है, बैठ के लिखना खूब। रूमानी राष्ट्रवाद माने गीतों संगीतों लोक नृत्यों के माध्यम से अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना, रूमानी राष्ट्रवाद। गीत संगीत, अब आप कहोगे गीत संगीत से भी राष्ट्रवाद आता है, सही बात है। ऐ मेरे वतन के लोगों अगर लग जाए तो आदमी ये सोचता है, जुनून आ जाता है कि चाहे जो हो, अब हम क्या कर लेंगे? युद्ध कर लेंगे। नहीं होता। ऐ मेरे वतन के लोगों, संदेशे आते हैं, ये सब गीत देखो आदमी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना ला देता है। अब सुनो, आप विदेशी कोई गाना सुन के समझ पाओगे? तो अपने देश के लिए रूमानी राष्ट्रवाद यही है। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो भावनाओं और गीत संगीत के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास करता था। इसमें कवियों ने, कलाकारों ने न, तर्क वितर्क ने आप माने क्या किया? बल दिया। कवि इसमें भाग लिए, कलाकार भाग लिए, तर्क वितर्क किया गया न, बहुत कुछ चीज़ें थी जो रूमानी, लेखक भी भाग लिए। कवि भी लिखते हैं, लेखक भी अपने देश के विषय में बढ़िया से लिखते हैं। तो लेखक भी कुछ न कुछ जागरूकता लाते हैं या कुछ न कुछ क्या राष्ट्रवाद की भावना लाते हैं। कवि भी राष्ट्रवाद की भावना लाते हैं और लेखक और कवि ही तो गाना लिखते हैं। तो ये गाना वाना लिखने का काम कौन किए हैं? तो यही है क्या? रूमानी। अगर आपसे पूछेगा रूमानी राष्ट्रवाद क्या है, तो आप, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो गीत संगीत और भावनाओं के माध्यम से क्या किया जाता था? राष्ट्रवाद को पैदा करता था। ठीक, इसमें आप और लिख सकते हो कि विज्ञान की महिमा मंडल, भावनाओं का वहाँ दिया है आपके यहाँ, इसमें विज्ञान से का महिमा मंडल किया जाता था न। इसमें तर्क वितर्क किया जाता था, इसमें भावना अंतर्दृष्टि का समावेश होता था। अब इसका उदाहरण अगर आपसे कोई पूछ ले तो लिखो, पोलैंड का लोक नृत्य पोलेनिस और माजुलिका। ये पोलैंड का है, पोलैंड का आपसे पूछेगा, पोलैंड का लोक नृत्य
पोलैंड का लोक नृत्य दो है, माजुलिका, माजुलिका, माजुलिका लिख लो। पोलैंड का लोक नृत्य पोलेनिस। आपसे पूछेगा पोलेनिस और माजुलिका किस देश के लोक नृत्य हैं? हाँ, पोलेनिस। तो पोलेनिस और माजुलिका पोलैंड के ये दो लोक नृत्य थे जिसने रोमानी राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभाया। किसमें? आप लोक नृत्य के माध्यम से न, लोक नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से यदि राष्ट्रवाद का विकास किया जाए तो ऐसे राष्ट्रवाद को रोमानी राष्ट्रवाद कहा जाता है। और लिख लो लॉर्ड वायरन, लिखो लॉर्ड वायरन इंग्लैंड के कवि थे। कौन? लॉर्ड वायरन, यही लिखो लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन इंग्लैंड के, ये कहाँ के थे? इंग्लैंड, इंग्लैंड के कवि थे। और इन्होंने सोचो चंदा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके कहाँ आए थे? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस के राष्ट्रवाद में अपनी भूमिका निभाने, फ्रांस के राष्ट्रवाद में। लेकिन बेचारे को क्या हुई? यहीं पर बुखार हुआ और यहीं पे मर गए। तो ये पूछता है प्रश्न, लॉर्ड वायरन किस देश के निवासी थे जो चंदा इकट्ठा करके गीत संगीत के? ये कवि हैं। ये क्या हैं? कवि हैं। लिख लो। कोष इकट्ठा किया इंग्लैंड से यूनान आए। इंग्लैंड से कहाँ आए थे? यूनान। इंग्लैंड से ये यूनान आए थे और यहीं यूनान में इनका क्या हो गया? मृत्यु। किस वजह से? बुखार की। ये इंग्लैंड से यूनान आए थे। ठीक, इंग्लैंड से यूनान। ये था पूरा क्या? कंप्लीट आपका फ्रांस के विषय में। अब इसके बाद एक क्रांति और होगी जिसको आप लोग कहोगे यूनान का स्वतंत्रता युद्ध। यूनान का स्वतंत्रता युद्ध, इतना लिख लो तब हम लोग देखना चालू करें। यूनान का स्वतंत्रता युद्ध उतार लो तब। देखो अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछेगा आप बता सकते हो आराम से। आपसे पूछा जाएगा कि गीत संगीत या लोक नृत्य माजुलिका और पोलेनिस जो है ये कहाँ का है? पोलैंड का। ये माजुलिका और पोलेनिस ये पोलैंड का लोक नृत्य है जो किसके अंतर्गत आता है? रोमानी। रोमानी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इसमें न लेखकों, कवियों और भावनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद का, संगीतों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना देश के नागरिकों में लाई जाती थी। जैसे आप लोग अभी आगे पढ़ोगे बॉब मार्ले, एक लोक नृत्य जो पॉप सॉन्ग गाते हो आजकल ना, ये जो हनी सिंह आए हैं, जो आए हैं दुनिया भर का, इसको लाने वाला था बॉब मार्ले। कौन? पॉप सॉन्ग जितने भी हैं सब बॉब मार्ले लाया है, बॉब मार्ले। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराओ मत। और आपसे क्या पूछ सकता है? माने जब ये क्रांति हुआ तो उस समय अगल बगल में कहाँ कहाँ क्रांति चल रही थी? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से कौन अलग हो गया? बेल्जियम। क्योंकि फ्रांस औद्योगिकरण फ्रांस में नहीं हुआ था। फ्रांस की जनसंख्या इस दौरान बहुत तेज़ी से बढ़ी। फ्रांस में अकाल पड़ गया, भुखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई, जिस वजह से लोगों ने क्या, लोगों का जन आक्रोश उठ गया और यहाँ पर आंदोलन सफल हुआ। और फिर यहाँ बैठा दिया गया किसको? गणराज्य स्थापित किया गया और नेपोलियन थर्ड को राष्ट्रपति बनाया गया। और नेपोलियन थर्ड थोड़ा महत्वाकांक्षी था, जिस वजह से उसने अपने आप को राजा घोषित कर लिया 1852 में। अब इसी के साथ साथ एक युद्ध और चल रहा है 1830 से। इसी के बीच में एक युद्ध चल रहा है जिसका नाम है यूनान का स्वतंत्रता युद्ध। अब यूनान को कहा जाता है यूरोप का सभ्यता का पालना। यूरोप के सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूनान को। लोगों का मानना है कि जो यूनान है ना भैया, अब यूनान ये जो है बाल्कन प्रायद्वीप में है, दो देशों के बीच में। वहाँ लाओ मैप थोड़ा सा दिखा दें आपको। हाँ, 1821 से 1832 तक ये क्रांति चलेगी, जिसे कहेंगे यूनान का स्वतंत्रता युद्ध। ध्यान से सुनना, किसका? यूनान का स्वतंत्रता युद्ध।
यूनान का स्वतंत्रता युद्ध कब से चलेगा? 1821 से 1832 तक। और 1832 में यूनान जीत जाएगा। और जब यूनान की विजय होगी ना, तो ऐसी स्थिति में ये यूनान विजयी होगा और 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि होगी। किसकी संधि? प्रश्न पूछेगा, कुस्तुतुनिया की संधि किस सन में हुई थी? 1832। यही जब 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि होगी तो तब हम ये यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो स्वतंत्रता कब मिली यूनान को? लेकिन किससे मिली ये समझने वाली बात है, ऑटोमन साम्राज्य से। अब यूनान के विषय में थोड़ा समझो, हम मैप दिखा देंगे आपको इसके बाद। पकड़ो इसको, पकड़ के रखो आराम से, टूटने ना पाए। देखो ये एक ईसाई देश है। कैसा? ईसाई देश है, ईसाई देश। ठीक, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ना, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानते हैं। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, इसे हम सभ्यता का पालना कहते हैं, सभ्यता का पालना। और आप लोगों ने शायद सुना होगा, हाँ, पालना। इसे आपसे पूछेगा यूरोप के सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। आप लोगों ने एक गीत सुना होगा शायद, अगर सुना होगा तो, यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। क्यों ऐसा कहा जाता है? ध्यान से सुनो। यूनान मिस्र रूमा, ये जो यूनान है ना, इसे यूरोप के सभ्यता का पालना कहा है। कहाँ का? यूरोप के। यूरोप देखो आपको बता दिए हैं कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। यूरोप में जो सभ्यता का पालना हुआ ना, जहाँ सभ्यता डेवलप हुआ, उसे लोग मानते हैं कहाँ से सभ्यता आया? यूनान से। और ये यूनान के ऊपर कब्जा कर लेंगे कौन? ऑटोमन साम्राज्य वाले। कौन? ऑटोमन, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य मतलब मुस्लिम। ऑटोमन साम्राज्य मतलब कौन से लोग? मुस्लिम। एकदम बात मत करो। ऑटोमन साम्राज्य, यहाँ रहने वाले लोग जो हैं ना, वो किसको मानते हैं? मुस्लिम धर्म के हैं। मुस्लिम। और मुस्लिम धर्म के ये जो लोग हैं, इनका कुछ काम नहीं है। ये मुस्लिम धर्म के लोग हैं। ये अपने यहाँ एक खलीफा बनाएंगे, और खलीफा का जो पद होगा ना भैया, ये खलीफा का पद ऐसे नहीं होगा। खलीफा का पद बोली लगा के बिकेगा। सोचो, जहाँ पर बोली लगा के खलीफा का पद बेचा जाए, वहाँ की राजनीति कितनी अच्छी होगी, आप समझ सकते हो। अपने यहाँ ही मान लो किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो बोली लगे 1001, ऐसा लग रहा है कोई काम चल रहा है ना। तो ऐसे में हाँ, खलीफा, यहाँ का खलीफा पद और बड़े बड़े जो भी पद थे बड़े मंत्री के, या फिर बड़े जो भी पद थे, मंत्री हो गया या फिर बड़े बड़े जितने भी पद थे, उन सभी पदों का क्या लगाया जाता था? बोली। बोली लगा के पदों को बेचा जाता था। और यहाँ के लोग बड़े ही रूढ़िवादी थे, जैसे आज भी हैं ना। अल्लाह देता है कहते नहीं, वर्तमान, अरे कहते भी हैं कुछ लोग कि अल्लाह का ये वो है ना। ये थोड़ा सा रूढ़ी आज भी चला है। कुछ लोग समझदार हुए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा भगवान पे उड़ाने का काम ये लोग ज़्यादा करते हैं ना। अगर कोई किसी को 5-7 लड़के हैं तो कहेंगे भगवान ने दे दिया। अरे भगवान ने दे दिया कि आपने किया है 5-7 लड़के ना, तो ये कहेंगे। तो रूढ़िवादी इनके अंदर है, रूढ़िवादी। ये क्या थे? रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी, तो रूढ़िवादी लोग थे। बड़े बड़े पद यहाँ किस पे बिकता था? पैसे पर बिकता था। बड़े बड़े पद को बोली लगा के बेचा जाता था। और इन्हीं लोगों ने, ये बेचारा यूनान जो है ना, दब के बच गया है। का किस प्रायद्वीप में? बाल्कन प्रायद्वीप। एक प्रायद्वीप है। अब प्रायद्वीप क्या होता है? जब भूगोल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। अगर 3 ओर से जल से घिरा कोई क्षेत्र हो तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। 3 ओर जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहोगे? प्रायद्वीप। जैसे मान लो भारत है, तो भारत का नीचे वाला एरिया, ये इधर से एक तरफ, ये 2 तरफ, और इधर नीचे 3, तो जो 3 तरफ से घिरा होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप आप लोगों ने सुना होगा, अरब सागर में है। कौन सा प्रायद्वीप? अरब। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 ओर जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और इसी में यूनान बेचारा छोटा सा देश था।
यूनान यूरोप का है, लेकिन ये यूरोपीय है। यूनान क्या क्या लिखवा रहे हैं, बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप। अब इसके ऊपर अधिकार कर लिया है किन लोगों ने, ऑटोमन साम्राज्य ने। और खलीफा यहाँ का खलीफा जो बोल दिया वो बहुत ही मान्य होता है। गांधी जी जब पढ़ाएंगे गांधी जी को, तो गांधी जी खलीफाओं का साथ देंगे, और जब स्वतंत्रता युद्ध होगा ना, तो खलीफा भारत के गांधी का विरोध नहीं करके बल्कि सपोर्ट करना चालू कर देंगे। बताएंगे आपसे, 2 अली बंधु हैं, उनका साथ दे देंगे कौन, गांधी जी, ये समझ लेना। और ये लोग क्या करते थे, यूनान को दबा के रखते थे। यूनान क्योंकि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाला है, और बगल के भी देश 3 देश हैं, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों भी किसको मानने वाले हैं, ये तीनों के तीनों भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले हैं। तो ये लोग भी चाहते थे, अब देखो अपनापन तो दिखेगा ही लड़के, ये अपनापन इसलिए दिखेगा क्योंकि देखो ये जो है ये अधिकार किया है किसके ऊपर, इसके ऊपर। और आपके भाई के ऊपर अगर कोई अधिकार किया है अगल बगल का कोई दूसरा आदमी, तो आप सहोगे, लड़ोगे कि नहीं। तो ये एक ही धर्म के थे, ये तीनों चाहते थे कि ये इससे यूनान के ऊपर जो इनका अधिकार है वो अधिकार क्या हो जाए, हट जाए। इस अधिकार को हटाने के लिए इन लोगों ने युद्ध लड़ा, जिसे कहते हैं यूनान का स्वतंत्रता युद्ध। एक तरफ से आएगा ऑटोमन साम्राज्य, और एक तरफ से ये चारों देश आएंगे। चारों देश समझ रहे हो कौन कौन, एक यूनान, और उसके 2 साथ देंगे कौन कौन, 3 साथी हो जाएंगे कौन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और ये खुद यूनान। और युद्ध घमासान होगा और निर्णायक युद्ध होगा। घमासान युद्ध जब भी कहें तो समझ जाना बिना निर्णय का युद्ध रुकने वाला नहीं है, यानी नेहा भीषण युद्ध, तीरन से तीर चल रहा है ना। अब जब तक युद्ध में फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक युद्ध चलता रहेगा। युद्ध भयानक चला। ऑटोमन साम्राज्य के साथ एक और कंट्री दे रहा था, अफ्रीका का एक देश था, अफ्रीका महाद्वीप का देश मिस्र था। कौन, मिस्र, जिसके होसनी मुबारक वर्तमान में रहेंगे, आगे कल पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। मिस्र, वहाँ भी खलीफा हुआ करते थे। जैसे मुस्लिम संप्रदाय जो है ना, वहाँ खलीफा के बात को बहुत ही प्रभुत्व दिया जाता है। वर्तमान में भी अगर खलीफा बोल दिया तो बोल दिया, ठीक। तो यहाँ इसके साथ 2 आए थे, एक खुद ऑटोमन लड़ रहा था और एक इसके साथ मिस्र, जो कि कहाँ का है, अफ्रीका का। देख लेना लिखवाए होंगे कि नहीं, हाँ है, टर्की और मिस्र। टर्की यानी खुद ऑटोमन साम्राज्य का नाम क्या है, टर्की। इस तरफ से लड़ कौन रहे हैं, ऑटोमन साम्राज्य का नाम क्या है, टर्की। टर्की अगर बोलें तो समझ जाना कौन, ऑटोमन। इसीलिए तुर्क आप लोग सुनते होंगे, तुर्क न, टर्की और कौन, मिस्र। ये मिस्र कहाँ का है, अफ्रीका महाद्वीप का है। मिस्र, अफ्रीका, ये दोनों के दोनों एजियन सागर और एड्रियाटिक सागर के बीच में। अब देखो एजियन सागर और एड्रियाटिक सागर दिखा रहे हैं हम आपको पूरा अच्छे से मैप में। अब आपको समझ में आएगा, फिर हम और लिखा देंगे, घबराओ मत। देखा है लड़के, बात मत करो, यहाँ देखो टांग दे तब हम आपको दिखाएं कहाँ है कौन। ये देखो ये अफ्रीका है, यहाँ पे देखो मिस्र है, और इस तरफ देखो ये तुर्की है, तुर्की लिखा है, टर्की, ये देखो टर्की, तुर्की, ठीक। और यहीं पर ऑटोमन साम्राज्य रहा करता था। ऑटोमन साम्राज्य यूनान को अपना क्या बना लिया था, अड्डा। अब यूनान है कैसा, यूनान ईसाई धर्म वाले हैं, और इस ईसाई धर्म के ऊपर कौन अधिकार कर लिया है, अधिकार कर लिए हैं कौन, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य में रहने वाले लोग कौन हैं, मुस्लिम संप्रदाय के। और ये लोग जानते ही हो कि कितने क्रूर होते हैं, खूब बेचारे को सताते हैं। इन लोगों को जो ईसाई धर्म वाले मानने वाले हैं, इनको खूब सताते हैं। और यह देख करके रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये चाहते थे कि मिस्र, क्योंकि मिस्र यूरोप का सभ्यता का पालना है। सभ्यता, लोग ये मानते थे कि जो सभ्यता और संस्कृति हमारी बनी है वो कहाँ से बनी है, मिस्र से। इसीलिए फ्रांस के लोगों को या फिर यूरोप के लोगों को एक खटकता था कि हमारे जहाँ से हमारे सभ्यता उदय हुआ उस देश को दबा रहे हैं अगल बगल के ये लोग। इन लोगों से लड़ो, युद्ध करो और इनको हटाओ, अपने भाई को छुड़ाओ, क्योंकि ये लोग भी क्या मानने वाले थे, ईसाई धर्म को। बस यही हुआ, ऑटोमन साम्राज्य और इन दोनों का भीषण युद्ध चला। और टर्की, इधर से आया टर्की, देख लो यहाँ है न ये, और इधर मिस्र है, और इधर कौन है, टर्की। ये तीनों लोग, सब लोग एक जगह आएंगे, युद्ध करेंगे, और इस युद्ध में हार हो जाएगी किसकी, ऑटोमन साम्राज्य की। यहाँ टर्की है, देखो टर्की,
फ्रांस यहाँ है, यहाँ देख रहे हो, यह फ्रांस, ये जर्मनी है ना, ये पोलैंड है, ऑस्ट्रिया यहाँ है हल्का सा छोटा सा। अब आपको दिखेगा नहीं, अलग से पढ़ोगे मैप तभी आएगा समझ में विश्व का मैप, एक एक देश पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे में आपके यहाँ है नहीं, अब एक एक देश पढ़ाएंगे तो भाई फिर आपका सिलेबस नहीं कवर होगा ना। लिख लिए। देखिए अब ये युद्ध कहाँ होगा, बाबेरिया की खाड़ी में, नवेरिया की खाड़ी या बाबेरिया की खाड़ी, ये युद्ध कहाँ होगा, बाबेरिया की खाड़ी, बाबेरिया की खाड़ी वही है यार, बाबेरिया खाड़ी नीचे, बाबेरिया की खाड़ी। एजियन सागर देखो दिया है, एजियन सागर लाओ इधर। ये भगवान अब कहाँ से हम दिखाएंगे, इतना छोटा छोटा एक देश का मैप थोड़ी ना है कि आपको हम बता देंगे। अब इसमें दिया ही नहीं है, कहाँ से हम देख के खोज के बताएं आपको। ये है सागर यहाँ, और यहाँ पे है बाबेरिया की खाड़ी, और यहीं पे युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक, ये युद्ध किस खाड़ी में लड़ा जाएगा, बाबेरिया की खाड़ी में, और बाबेरिया की खाड़ी में हार हो जाएगी किसकी, ऑटोमन साम्राज्य, और ऑटोमन साम्राज्य हार जाएगा, और जब हारेगा तो ये इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और उसी हार को कहा जाता है कुस्तुतुनिया की संधि। और 1832 में हार होगा किसका, ऑटोमन का, और कहाँ, बाबेरिया की खाड़ी में। और जब यहाँ पे हार होगा तो इसी समय एक संधि होगी 1832 में, जिसे कहेंगे किसकी संधि, कुस्तुतुनिया की संधि। इसका नाम है 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि, कुस्तुतुनिया की संधि। और ये जो कुस्तुतुनिया की संधि होगी ना भैया, ये पूछता है कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई, कुस्तुतुनिया की संधि 1832 में, 1832 में, 1832 में सिलेंडर कर देगा कौन, ऑटोमन साम्राज्य, हार जाएगा। और जब हारा तो ये इसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, 1832 में एक संधि करेंगे, और संधि के माध्यम से यूनान को आज़ाद करा दिया जाएगा। कौन आज़ाद हो जाएगा, यूनान आज़ाद हो जाएगा। कब, 1832 में आज़ाद हुआ, 1832 में, और किस संधि के द्वारा, कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा। उतार लो। और ये अगर पूछेगा कब चालू हुआ था ये युद्ध, तो 1827 अगस्त, 1827 अगस्त, 20 अगस्त। ये युद्ध कब चालू हुआ, 1827, 20 अगस्त 1827 को ये युद्ध चालू होगा। सोचो कितने दिन युद्ध चलेगा, 2 साल। पूरा बाबेरिया की खाड़ी लहूलुहान हो जाएगी, 2 साल तक लगातार युद्ध होता रहेगा। 27 से 32, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5 साल तक ये युद्ध चलेगा, और पूरा बाबेरिया की खाड़ी लहूलुहान हो जाएगी, तब जाके ये हारेंगे। सोच लो, समझ गए। इस तरीके से यूनान का स्वतंत्रता युद्ध कंप्लीट होगा, और यूनान के स्वतंत्रता युद्ध में 4 देश भाग लेंगे। बोलो क्या कह रही हो। 1821 का तब क्या कार्य चालू हुआ, लेकिन मार धाड़ तब चालू नहीं हुआ यहाँ स्वतंत्रता का। हाँ, यानी 1821 से ही ब्रिटेन नहीं आए थे, नहीं आए नहीं थे, मतलब जैसे ये चल रहा था कि कौन पहले माने एकदम तैयारी हो गई थी, पहले तुम मारो तब हम मारेंगे, ये चल रहा था। और 27 में एक ने गोली छोड़ दी और युद्ध चालू। जैसे कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि एक कहीं तब हम कही, एक कहीं तब कही देते तो बताए दी, कही देते तो बताए दी, बस यही होत रहा। और 1827 में हो ही नहीं गए, कहें ल अब बताए दिए। ये है। अगर दिक्कत हो यहाँ तक सूरज तो बोलो, बता दें। आपसे पूछेगा यूनान के स्वतंत्रता युद्ध में कितने देश लड़े। यूनान लड़ा, यूनान के अतिरिक्त कितने लगे, 3। कौन कौन इसका साथ दिया, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने यूनान के स्वतंत्रता युद्ध में साथ क्यों दिया, क्योंकि ये लोग भी ग्रीक ईसाई थे, और ये लोग भी ईसाई, और ये भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले थे, और ये भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले थे। ये बाल्कन प्रायद्वीप में पड़ने वाला था। ठीक, और क्यों इन्होंने साथ दिया, क्योंकि ये यूरोप के लोगों का मानना है कि जो सभ्यता और संस्कृति
आया है, जो सभ्यता और संस्कृति, जैसे सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगर महाद्वीपों की बात करें तो सभ्यता का पालना किसे कहेंगे? एशिया महाद्वीप। सोचो पूरी दुनिया में सबसे पहले सभ्यता कहाँ से आया? एशिया में। लेकिन अगर बात करेंगे यूरोप में, तो यूरोप में सभ्यता कहाँ आया है? यूनान में। इसीलिए यूनान को यूरोप के सभ्यता का पालना। तो पूछा जाएगा यूरोप के सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान। और वर्तमान में यूनान का कोई अस्तित्व नहीं, यूनान कोई देश है ही नहीं है। इसीलिए कह रहे थे यूनान मिस्र रूमा, यूनान का भी नहीं जिक्र है और मिस्र का भी और रूमा भी। यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहाँ से। यूनान भी ख़त्म हो गया जो कि सभ्यता का पालना था। मिस्र भी ख़त्म हो गया, होसनी मुबारक। यूनान मिस्र अफ्रीका का न, यूनान मिस्र और रूमा वो भी ख़त्म हो गया, सब लुट गए जहाँ से। लेकिन मगर है बाकी नामो निशान हमारा, अभी भी हमारा नामो और निशान बाकी है न। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ ऐसी बात है कि हम लोग की हस्ती मिटती नहीं। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा दुश्मन बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं आज तक। ये देश भारत का है और भारत में कुछ पता नहीं कितने धर्म वाले लोग रहते हैं, कितनी जातियों के लोग रहते हैं ना, कितने संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी देखो एकता कितनी है। और यहाँ जितना पब्लिक रहती है, अगर किसी यूरोपीय कंट्री में केवल एक यूपी चला जाए ना तो एक दिन में खाना खा जाए। इंग्लैंड छोटे देश हैं, अगर यूपी वाले पहुँच जाए तो ख़त्म कर देंगे एक ही दिन में इतना खाना, जान लो। बहुत लोग हैं, फिर भी कैसे चल रहा है यहाँ का कुछ पता नहीं, ये समझ लो। जानते हो पूरे शायद यूरोप को मिला दोगे तो इंडिया का काक दू देश हो ही, इंडिया काक 2-3 राज्य मिला के यूरोप, पूरा यूरोप को इतना जनसंख्या, समझ लो। ये है भारत का। बाबेरिया की खाड़ी में इन लोगों ने, अब ये लोग चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य से किसी प्रकार यूनान बेचारा बीच में सैंडविच बना था, अगल बगल। सैंडविच कहने का सेंस क्या है? बीच में जैसे आलू दबा दो, किसके बीच? ब्रेड के बीच। वैसे ही बेचारा दबा हुआ था कौन? यूनान किससे दबा था? ऑटोमन इनके ऊपर बहुत अत्याचार, ये लोग जानते ही हो आप लोग, ये बड़ा दुष्ट टाइप के होते हैं, बड़ा सताते उताते हैं। ये कहते हैं हमारे धर्म को अपनाओ, इतना कपड़ा पहनो, उसके नीचे पहन लोगे तो गोड़ काट लेंगे, ये कर लेंगे, वैसा चलो वैसे न, ये पहनो वो पहनो, दुनिया भरे प्रतिबंध लगाते थे। तो ये लोग बेचारे अपने धर्म को अच्छे से नहीं निभा पा रहे थे। तो इसी को देख करके ये लोग त्राही कर रहे हैं। जैसे इंडिया का ही कोई किसी दूसरे कंट्री में गया है और सोचो उसके ऊपर कोई अत्याचार हो तो आप सहोगे? हाँ, आप नहीं सह पाओगे। देखो खराब लगता है ना, अपने देश का भाई पीड़ा तो होता ही है। बस यही पीड़ा था, ये लोग चाहते थे कि ये लोग भी क्या हैं? ईसाई है, इसीलिए इन लोगों ने इसका साथ दिया। ऑटोमन साम्राज्य के साथ आया टर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य खुद ही, और ये कौन? मिस्र। ये दोनों आते हैं और युद्ध लड़ा जाता है बाबेरिया की खाड़ी में। बाबेरिया की खाड़ी एजियन सागर है। बाबेरिया के ऊपर कौन सा सागर है? एजियन सागर। नवारिया की खाड़ी, उसके ऊपर है नवारिया की खाड़ी, नवारियों की खाड़ी। तो नवारियों की खाड़ी के नीचे थोड़ा सा है बाबेरिया की खाड़ी, और वहीं पे युद्ध लड़ा जाएगा और निर्णायक युद्ध होगा। और इस निर्णायक युद्ध में कौन जीत जाएगा? यूनान की सेना। यूनान की सेना ही मानी जाएगी क्योंकि लड़ रहा है यूनान, तो यूनान जीत जाएगा। और इतने लोग जब जीतेंगे तो यहाँ पर इस ऑटोमन साम्राज्य हारेगा और कुस्तुतुनिया की संधि होगी, और उस संधि के द्वारा किसको आज़ाद कर दिया जाएगा? यूनान को, 1832 में। एक और आपसे पूछता है, सिलेसिया के बुनकरों का विद्रोह क्या था? आप बताओ, सिलेसिया के बुनकर विद्रोह क्या था? हम लिख दे रहे हैं। सिलेसिया देखो एक पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया देश था ना। अब पुराना अगर आप लिए होते ना, इसीलिए बार बार कह रहे हैं, अगर एनसीईआरटी आपके पास होती ना, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब होती ना भैया, बहुत बेहतरीन समझ में आता। एक देश है यार लड़के, सिलेसिया के बुनकर विद्रोह, सिलेसिया का बुनकर विद्रोह, बुनकरों का विद्रोह। आपसे पूछेगा बुनकरों का विद्रोह, सिलेसिया के बुनकरों का विद्रोह क्या था? तो आप बताना। देखिए, एक पोलैंड देश है, कौन? पोलैंड। हाँ, और पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और बीच में यहाँ देखो चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के जस्ट बीच में है बाबेरिया, ये सिलेसिया ना,
ये देखो ए लड़के ध्यान सुनो, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच में है कौन सा देश? सिलेसिया। सिलेसिया में क्या होता था कि यहाँ के बुनकरों को ना, ध्यान से सुनना, यहाँ के बुनकरों को जो लोग थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, पहले ही पैसा दे देते थे और पैसा दे करके ये लोग सामान बना देते थे, जो भी कपड़ा बुनते होंगे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति कहाँ केवल हुई है? इंग्लैंड में। यहाँ अभी औद्योगिक क्रांति उतना अच्छे से नहीं हुआ है। तो ये लोग जब बुनकर बना लेते थे किसी चीज़ को, तो ये सोचो कि यहाँ के ये लोग मूल्य निर्धारित कौन करता था? जो पैसा दिया है। आप बताओ, सामान आपका, तो मूल्य उसका निर्धारित कौन करेगा? आप ही। जैसे हम अपना सामान बना लें तो बेचें तो कौन अपने हम बताएंगे ना कि इसका इतना दाम है? वो नहीं बताता था। जो पैसा दिए हैं ये लोग, बेचारे बुनकरों को, यहाँ सिलेसिया के जो बुनकर थे इनको पहले ही पैसा दे देते थे। कौन लोग? जो व्यापारी थे। व्यापारी पहले ही सिलेसिया के बुनकरों को पैसा दे देते थे और जब पैसा दे के चले जाते थे, जब सामान तैयार हो जाता था तो सामान का खुद ही यानी क्रेता ही खुद सामान का, क्रेता यानी खरीदने वाला, क्रेता ही खुद सामान का मूल्य निर्धारित करता था। सामान का मूल्य निर्धारण, सामान का क्या? मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण न, सामान का मूल्य निर्धारण। अब आप कहोगे पैसा पहले दे दिया। अरे पैसा पहले दे दिए तो इतना नहीं किसी को दबा दो। मान लो पैसा नहीं देते थे, फिर भी ये सामान कहते थे इसको इतने में दो, नहीं तो दबाव डालते थे। क्या करते थे? दबाव। अब बताओ, धमकी देते थे। तो इसीलिए इन लोगों ने कहा हम नहीं देंगे इतने में, जितना हमको हुआ हम उतने में देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, हमको नहीं पड़ रहा है। अरे आपको पड़ेगा तभी दोगे। तो इन्होंने कहा कि अब पैसा आप भले से हमको अग्रिम दे रहे हो, लेकिन सामान तैयार होगा तो मूल्य अब हम निर्धारित करेंगे, आप लोग निर्धारित नहीं करेंगे। इसीलिए सिलेसिया के बुनकरों ने क्या कर दिया? विद्रोह। तो सिलेसिया के बुनकरों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि सिलेसिया के बुनकरों ने विद्रोह इसलिए कर दिया। पहले आप लिखेंगे, सिलेसिया पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक छोटा सा देश है। यहाँ के बुनकरों ने विद्रोह इसलिए कर दिया क्योंकि जो व्यापारी थे, यानी जो सामान खरीदने वाले थे, वो खुद सामान का मूल्य निर्धारित करके उस सामान को ले लिया करते थे। इसीलिए इन लोगों ने, यहाँ के सिलेसिया के लोगों ने क्या कर दिया? सिलेसिया के बुनकरों ने विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह सिलेसिया के बुनकरों के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये 1845, हाँ 1845 सही, 1845 ही होगा। ठीक, 1845 ये है। ठीक, अब इसके बाद आपका बच गया जर्मनी और इटली का एकीकरण। ये दो हम लोग देख लेंगे, काउंट दी काओर, जोसेफ मेत्सनी और गैरीबाल्डी। ये इटली के एकीकरण के 3 लोग, काउंट दी काओर, जोसेफ मेत्सनी और गैरीबाल्डी। ये 3 देख लेंगे कंप्लीट। ठीक, ध्यान से सुनो। पद्य नंबर कितना पढ़ लिए थे? 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए थे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यानी श्याम माने काले रंग में कोई चीज़ डूबने पे फिर क्या हो जा रहा है? उज्ज्वल हो जा रहा है। ये पढ़ा दिए थे ना। या अनुरागी चित्त की, इसको बता दिए हैं, देख लेना आप। तौ लघु या मन सदन में, हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुटय न कपट कपाट। कह रहे हैं यदि मन रूपी तव लघु या मन सदन में, यदि आपका मन, सदन यानी घर, भगवान में लग गया। सदन माने यहाँ घर से तुलना की गई है कि यदि आपका मन क्या कहाँ लग गया है? या तव लघु या मन सदन में, यदि आपका मन भगवान में लग गया हो तो हरि आवे की ही बाट, विकट जटय लघु निपट, खुटय न कपट कपाट। हाँ, तो बिना देखे लय क्या हुआ? यही तुझे 4 रंग का है।